Everyone, I welcome you all at the Alliance IAS Academy's ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम 2021 के करंट अफेयर्स को MCQs के थ्रू डिस्कस करते हैं। सो आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर टुडे सेशन। आज का जो सेशन होगा वो हमारा थोड़ा रिविजन मोड में चलेगा, जिसमें हम अपने जो अभी तक के कवर करे 12 डेज़ के करंट अफेयर्स को भी एक बार से दोबारा से रिवाइज़ करेंगे। रिवाइज इन द सेंस कि हम इस बार एक्सप्लेनेशन के थ्रू चेक करेंगे और ये देखेंगे कि कितने अटेंटिव होके हम लोगों ने अपने एक्सप्लेनेशंस को कंडक्ट किया है, और उसके साथ ही हम अपने और एक्सप्लेनेशंस को भी ध्यान देंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं जो कल के सेशन के जो क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, आई होप आप लोगों ने उस पर रिसर्च करी होगी, और अगर नहीं भी करी होगी तो मैं उनके आंसर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, आर्टिकल 143 किस चीज़ से रिलेट करता है? तो बेसिकली आर्टिकल 143 में आपकी सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइज़री जो पावर्स हैं वो वहाँ पे बताई गई हैं कि इन केस अगर प्रेसिडेंट किसी ऐसे मैटर पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगता है, तो वहाँ पे आर्टिकल 143 के अंदर वो बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को वहाँ पे किस तरीके से एडवाइस करेंगे या किस तरीके से एडवाइजरी जो अपना पावर्स है उसका यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता था कि अटॉर्नी जनरल का यहाँ पे किस तरीके से रोल होता है। तो जब प्रेसिडेंट इन द सेंस यहाँ पे अब गवर्नमेंट को ही हम मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो ही बताएगी किस तरीके से कहाँ पे कौन से मैटर में एडवाइस चाहिए। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो आपका अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आर्टिकल 143 में आपका एडवाइजरी बताया गया है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा। दूसरा क्वेश्चन था कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष आपका कब आया था? तो ये आपका 2017 में आया था, और बेसिकली ये इसीलिए लाया गया था ताकि जो मिशन इंद्रधनुष से जो लोग जो जो उसका जो एरिया था, जो कवरेज था, वो मिशन इंद्रधनुष में जो कवर नहीं हो पाए थे, उनको इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष में कवर करना था। और इसके साथ ही फिर इसके नेक्स्ट इसके अलग अलग फेजेस चले। मिशन इंद्रधनुष 2.0 भी आया, अभी जो लॉन्च हुआ है वो 3.0 है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके साथ ही हम आई होप आप लोगों को जब आप लोगों ने रिसर्च की होगी तो आप लोगों को भी पता चला होगा, नहीं पता चला होगा तो आपका यहाँ पे क्लियर हो सकता है। इन केस स्टिल आप लोगों की कुछ क्वेरीज होंगी तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। इसके साथ ही हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सो दावोस एजेंडा एंड द ग्रेट रीसेट आर एसोसिएटेड विद, आपको बताना है किस चीज़ से एसोसिएटेड है। पहला है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूसरा है वर्ल्ड बैंक, तीसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या चौथा है नन ऑफ द अबव। बेसिकली आपके जो रिवीजन वाले करंट अफेयर्स हैं, मैं उनसे रिलेट करके इसको देख रही हूँ, तो उनसे रिलेट करके ये चीज़ें रखी गई हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आपका सी, विच मीन्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये आपके इनिशिएटिव एसोसिएट करते हैं। सो बेसिकली डावोस एजेंडा आपका एक तरीके से प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज़ एंड पार्टनरशिप्स को एक शेप करने के लिए रखा गया था, और ये किस चीज़ को ध्यान में रखा गया था? कोविड-19 के पीरियड में। दूसरा ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव जो था, ये भी एक सोशल सिस्टम को बिल्ड करने के लिए एक रिजिलियंट फ्यूचर के बारे में ध्यान रखते हुए करा गया था। तो इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो आपके इनिशिएटिव्स हैं किससे रिलेट करते हैं, तो ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेट करते हैं। तो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट? लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स अंडर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया will be constructed at 6 sites across 6 states. Second statement, Global Housing Technology Challenge India under Ministry of Housing and Urban Affairs intends to get the best globally available innovative construction technologies through a challenge process. आपके ऑप्शंस है ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है बोथ, विच मीन्स दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट कि ये 6 स्टेट में बनेगा और 6 साइट्स में बनेगा, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर इसको कंडक्ट करा जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। बेसिकली यहाँ पे लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स जो होंगे ये मॉडल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होंगे, और ये एक तरीके से यहाँ पे आपका जियो क्लाइमेटिक और हजार्डस कंडीशंस को जहाँ पे आपके ये वहाँ पे हाउसेस को बनाने का किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे उसको ध्यान में दिया जाएगा।
और यहाँ पे लाइव हाउसेस को डिलीवर करने की बात करी गई है जो कि इकोनॉमिकली सस्टेनेबल होंगे और हाई क्वालिटी और ड्यूरेबल होंगे। तो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेजर्ट नाइट 21 इज़ अ बायलैटरल एयर एक्सरसाइज बिटवीन, आपको बताना है कौन से दो कंट्रीज़ के बीच में होती है। इंडिया फ्रांस, इंडिया यूएसए, इंडिया जापान, या फिर नन ऑफ द अबव। मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है आपका ए, विच मीन्स आपका ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है। और यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व होती है। सो इसके साथ ही हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो अस्मी विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज़, आपको बताना है अस्मी क्या है। पहला एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, दूसरा रियल टाइम मॉनिटरिंग डिवाइस, थर्ड गाइडेड सबमरीन, या फोर्थ नन ऑफ द अबव। देखते हैं इसका आंसर क्या है। डिफेंस से रिलेटेड आपके जो भी होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा क्योंकि इनोवेशंस होती रहती हैं। तो देखते हैं इसका आंसर है आपका डी, विच मीन्स ऑप्शंस में से तो इसका आंसर कुछ नहीं था। तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर बेसिकली ये एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड आपकी 9 mm मशीन पिस्टल है जिसको DRDO और इंडियन आर्मी ने मिलकर डेवलप किया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड 9 mm मशीन पिस्टल है। सो बाकी आप इसकी डिटेल एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। सो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथी पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय, साथी पोर्टल, तो इसमें आपका सबसे पहले ये पता होना चाहिए साथी पोर्टल किस चीज़ से रिलेट करता है। दूसरा, ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। तो पहला आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, या फिर नन ऑफ द अबव। देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो इसका आंसर सी है क्योंकि साथी पोर्टल जिसकी फुल फॉर्म है आपकी स्टेट वाइज एक्शन ऑन एनुअल टारगेट एंड हेडवेज ऑन एनर्जी एफिशिएंसी, अ पोर्टल फॉर स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी फॉर स्टेट लेवल एक्टिविटीज़। इसको आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया है। बेसिकली एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेट करता है। ओके और यहाँ पे आपका ये एक तरीके से एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड होगा इसमें। और ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने इसको डेवलप किया है। यहाँ पे रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, ये ध्यान में रख सकते हैं हम। और सिर्फ मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही हो जाता है कि ये पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। लॉन्च आपका पावर ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने किया है। दूसरा, डेवलप किसने किया है, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने इसे डेवलप किया है। सो इसके साथ ही हम अपने 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी तक हमारे जितने क्वेश्चन थे ये हमारे रिविजन थे आपके, जो जनवरी के आपके 2021 के करंट अफेयर्स थे उनका रिवीजन था एक इन शॉर्ट्स में। दूसरा, अब हम जो पढ़ेंगे, अब यहाँ से जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो आपके जो हम लोगों ने अपने सेशंस में कवर किए हैं उनसे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, रिकॉल करते रहिएगा कि कहाँ पे हमने ये पढ़ा था। मैं बताऊँगी भी आगे कि कहाँ पे हमने ये चीज़ें डिस्कस करी थी। सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग शेयर्स बॉर्डर विद कैस्पियन सी, आपको बताना है कैस्पियन सी के साथ कौन बॉर्डर शेयर करता है। तुर्कमेनिस्तान, सीरिया, टर्की, या फिर नन ऑफ द अबव। अगर मैं बता दूं कि कैस्पियन ये आपका तुर्कमेनिस्तान वाला जो एरिया है कैस्पियन सी के आसपास, ये आपके कल परसों के जो करंट अफेयर्स हैं उसमें भी दोबारा से था। बट स्टिल ये जो क्वेश्चन बना है ये हमारे ही जो हमने प्रीवियस कवर किए हैं लेक्चर्स, आप उसमें भी देख सकते हैं तो आपको दिख जाएंगे। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए, विच मीन्स तुर्कमेनिस्तान। सो देखते हैं ये ए कैसे होता है। तो ये रहा आपका तुर्कमेनिस्तान, ये आपकी जो बॉडी है ये आपकी कैस्पियन सी दिख रही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये टर्की आपका बहुत दूर है, सीरिया आपका बहुत दूर है, बिल्कुल भी बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो यहाँ पे कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है, तुर्कमेनिस्तान करता है, कजाकिस्तान करता है, ईरान करता है, अजरबैजान करता है। ओके और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, आपको यहाँ पे क्योंकि ये मैप इतना ब्रॉड दिख ही गया है तो यहाँ पे आपको ब्लैक सी की लोकेशन दिख गई है। तो यहाँ पे आपका बल्गारिया दिख रहा है, टर्की दिख रहा है, जॉर्जिया दिख रहा है, तो ये इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। फिर यहीं पे आपको रेड सी की लोकेशन भी दिखती है, तो इसे भी आप एक बार ध्यान में रख सकते हैं कि रेड सी के साथ कौन बॉर्डर शेयर करता है। इजिप्ट करता है, सूडान करता है, एरिट्रिया करता है, सऊदी अरेबिया करता है, फिर
इस तरीके से आपकी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर यहाँ पे आपकी एक छोटी सी आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट दिख रही होगी, अगर आप जूम करेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ आपको ये दिखेगी। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ ये आपके यहाँ पे दिख रही है। ओके, फिर यहाँ पे आपको पर्शियन गल्फ़ आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो इस तरीके से आपकी ये सब लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये वाला जो रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना ज़्यादा आप इसको मैप में रिवाइज़ करते रहेंगे उतना ज़्यादा ये आपके लिए हेल्पफुल होता रहेगा। सो इसके साथ ही हम अपने बताते हैं कि ये कब डिस्कस हुआ था। तो आपका जो डे 2 का जो हमारा सेशन था, उसमें जब हमने ईरान वाला डिस्कस किया था क्वेश्चन कि ईरान के साथ कौन बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो वहीं पे हमने ये वाला मैप पूरा एग्जैक्टली डिट्टो डिस्कस किया था। अगर आप देखना चाहते तो आप अभी से डे 2 के लेक्चर में जाके देख सकते हैं, आपको पूरा एक्सप्लेन डिस्कशन इसका मिल जाएगा। उसके साथ ही हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी सेपरेशन ऑफ पावर, सी इंडिविजुअल फ्रीडम। आपके ऑप्शंस हैं ए एंड सी ओनली, बी ओनली, बी एंड ए ओनली, ऑल ऑफ द अबव। बेसिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आप लोगों ने पॉलिटिकल लेक्चर्स में इसे काफ़ी थोड़ा टच तो कर लिया होगा, डिस्कस हो चुका होगा, तो आप लोगों को पता होगा। और अगर आप लोग कंटिन्यूटी में इस वाले सेशन को भी फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों ने उसमें भी डिस्कस करा होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ दी अबव हो जाता है, विच मीन्स आपका सेक्युलर कैरेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन का, सेपरेशन ऑफ पावर एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। अब एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो आपका केशव नंदन भारती केस के थ्रू आपका हमें देखने को मिला था। तो उस जजमेंट के थ्रू कुछ जो कोर्ट ने डिसाइड बताए थे कि ये जो चीज़ें होती हैं ये हम बेसिक स्ट्रक्चर में मानेंगे। सो उन्हीं चीज़ों में आपका सबसे पहला था आपका सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा था आपका यूनिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द इंडिया, तीसरा डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, फेडरल कैरेक्टर, सेक्युलर कैरेक्टर, सेपरेशन ऑफ पावर एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। सो ये वो सब चीज़ें हैं जो आपके केशव नंदन भारती केस के थ्रू आपका कोर्ट ने बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट कंसीडर हम इसको बोलते हैं। और जब कोर्ट को पूछा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब किसे हम बेसिक स्ट्रक्चर कहेंगे, तो वहाँ पे जजमेंट में ये कहा गया था कि अभी एज सच कुछ क्लियर नहीं है, बट हम केस वाइज केस चीज़ें बताते रहेंगे कि कौन कौन चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में अंदर इंक्लूड होती हैं। इसी वजह से आप देखते रहेंगे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है, after Keshanandan Bharti case, there are so many things which got added to the basic structure. So ये तो आपका इस केस में था, then we have other cases. So उस जो हमने डिस्कस भी करा था तो उसमें भी हमने देखा था कि किस तरीके से आपके डिफरेंट केसेस, नागराज केस में भी आपका कई चीज़ें बोली गई थी, इंदिरा सोनी केस में आपकी कई चीज़ें बोली गई हैं, मुंबई केस में कई चीज़ें बोली गई हैं। तो ये सब आपका टाइम टू टाइम कोर्ट के थ्रू ऐड ऑन करते गए हैं, केस टू केस ही ऐड करते गए हैं। तो इसीलिए आपका ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं हमने डिस्कस कब किया था। तो डे 2 का ही जो सेशन था उसमें ही हमने जब ये डिस्कस किया था कि इनमें से कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, पावर्स ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम, या फिर नन ऑफ द अबव। आई होप आप लोगों को ये तो बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि हमने वहाँ बहुत ब्रॉडली डिस्कस किया था कि कौन कौन से केसेस में ये बातें करी गई हैं। अगर बिल्कुल भी हल्का सा भी आपको रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल आप लेक्चर को यूट्यूब पे जाके वापस से देख सकते हैं, डे 2 का जो हमारा सेशन है उसका। सो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो अरेंज द फॉलोइंग आसियान कंट्रीज़ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। फर्स्ट इंडोनेशिया, सेकेंड कंबोडिया, थर्ड वियतनाम, फोर्थ फिलीपींस। BACD, BADC, DCAB, या फिर DCBA। वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा टाइम लीजिए, फिर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर टाइप करिए। थोड़ा टफ है क्योंकि आपको अरेंजमेंट और लोकेशंस काफ़ी लर्न होनी चाहिए, बट आसियान कंट्रीज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो साउथ एशियन कंट्रीज़ होती हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो अब हम आंसर देखने से पहले हम सीधे इनकी लोकेशंस को एक बार स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली ये है आपका फ़िलीपींस, क्योंकि उन्होंने ईस्ट टू वेस्ट कर बोला था, तो पहला ये हो गया आपका फ़िलीपींस। फिर हमने देखा कि यहाँ पे है आपका सेकेंड वियतनाम, ये हो गया आपका वियतनाम। नेक्स्ट हेयर थर्ड इज़ कंबोडिया एंड हेयर इज़ इंडोनेशिया।
अगर हम ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करें तो पहला आपका फिलीपींस आता है, फिर आपका वियतनाम आता है, देन वी हैव कंबोडिया, और फिर आता है आपका इंडोनेशिया। तो इस तरीके से आप इसे अरेंज कर सकते हैं, मैप को ध्यान में रख सकते हैं। बाकी और कंट्रीज़ की लोकेशन भी एक बार देख सकते हैं। म्यांमार पर कल ही न्यूज़ में था, कल ही के सेशन में हमने डिस्कस किया था रिबल्स से रिलेटेड। फिर यहाँ पे आपका मलेशिया हो जाता है, आपका सिंगापुर हो जाता है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि वर्ल्ड रैंक किया गया है कि कोविड-19 की सिचुएशन को हैंडल करने में वर्ल्ड की कंट्रीज़ ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो उसमें सिंगापुर ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस वजह से सिंगापुर तो वैसे भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। सिंगापुर इंडिया का सबसे बड़ा एफडीआई का सोर्स भी है, तो सिंगापुर वैसे भी आपका लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही आप एक बार इसको अपनी एटलस पे ज़रूर खोल के देखिएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने जो डिस्कस किया था, ये हमने डे 3 के सेशन में डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने ये पूछा था कि ये इनमें से कौन से डिक्लेरेशन है जो आसियान से रिलेट नहीं करते हैं, और इसका आंसर था नन ऑफ द अबव, क्योंकि सारे ही रिलेट करते थे। इसके साथ ही हम अपने 9th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सक्षम which is संरक्षण क्षमता महोत्सव is a campaign organized by Petroleum Conservation Research Association to sensitize the masses about conservation and efficient use of petroleum products, which will lead toward better health and environment. Second is PCRA comes under Ministry of Power. आपको करेक्ट बताना है, A only, B only, both या none। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आपका ए ओनली, विच मीन्स आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से रिलेट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको कौन सी मिनिस्ट्री, सॉरी सेकंड स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि ये जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। तो इसीलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फर्स्ट बिल्कुल सही है कि आपका सक्षम जो है इसको आपको पीसीआरए ही इसको ऑर्गेनाइज करता है। तो इस टॉपिक में इतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही हम अपने आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आयुषियन प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ रेड पांडा, आपको रेड पांडा का आयुषियन प्रोटेक्शन स्टेटस बताना है। द ऑप्शंस आर वनरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्ट। So these kind of status becomes very important when we talk about environment and biodiversity. देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आपका बी, विच मीन्स एंडेंजर्ड। बेसिकली रेड पांडा जो है, एक तो ये रेयरली सीन मैमल्स हैं, और ये नेपाल, इंडिया, भूटान, चाइना, म्यांमार कुछ ही लोकेशंस में मिलते हैं। इंडिया में भी आपका सिक्किम, वेस्टर्न अरुणाचल, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल की और कुछ पार्ट मेघालय का वहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये आपका सिक्किम का स्टेट एनिमल भी है। उसके साथ ही ये एक तरीके से ये बैम्बू लीव्स खाने वाले कार्निवोर हैं। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इनका आयुषियन स्टेटस आपका एंडेंजर्ड है। इसके साथ ही हम अपने आज के सेशन के एंड पे पहुँचते हैं। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा, कहीं पे भी कॉपी पे, कमेंट सेक्शन में, कहीं पे भी, पर आप अच्छे से मॉनिटर कर रहा होगा कि आपने अभी तक जो सेशंस में भी आपने कितना जो पढ़ा था वो आपका यहाँ पे अच्छे से रिकॉल हो पा रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ वापस से जाके एक बार लेक्चर्स को स्पीड में करके देख सकते हैं, या फिर आप अपने जहाँ पे आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पे चेक कर सकते हैं। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जाते जाते आज के सेशन के मैं क्वेश्चन देना चाहती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आपको बताना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, तो हम इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक स्कीम चला रखी है अफोर्डेबल हाउसिंग से रिलेटेड। तो आपको बस उस स्कीम का नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। दूसरा आपको बताना है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है ये किस तरीके की बॉडी है। दूसरा, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। बस इतनी। तो अदर देन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर ही रहे होंगे। तो अदर देन दैट ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, और इनके शायद आप लोगों को पता भी होगा, तो ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो इसके साथ ही हम अपने सेशन के एंड पे पहुँचते हैं। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से करा होगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।